बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को सदुल्ला का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। खबरें इंतहाई अहम हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर ले, ताकि 24 घंटे की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इमरान खान साहब की पार्टी यानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है, और उसके अलावा आज फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब, चूंकि जुमा के रोज नोटिफिकेशन सीडीएफ का शाये हो गया था, तो उसके बाद आज बाकायदा उनकी अजाजी तकरीब थी। उस हवाले से भी बात करनी है कि उन्होंने भारत को कैसे नाको चने चबवाए। और उसके अलावा जो है वो एक तो इमरान खान साहब की अब मुलाकातें बंद हैं, ये आपको शुरू में ही खबर दे रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा पीटीआई पर पाबंदी की। तो एक्स सर्विस मैन सोसाइटी है एक, जिसमें जो फौज के रिटायर्ड अफसरान हैं वो बेसिकली होते हैं, और वो फलाह बहबूद के लिए फौज के लोगों के लिए काम करते हैं। और रिटायर्ड अफसरान जो है वो अपनी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और ये दीगर आप चीज़ें कि अपनी फलाही कामों के लिए जो है वो सोसाइटी होती है। बेसिकली इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, वो इंतशार फैलाते हैं। और इमरान खान की पार्टी जो है वो इस वक़्त सियासी पार्टी नहीं रही। तो ये क्या पाबंदी लगाना इतना आसान है? मैं ज़रा एक्स सर्विसमैन साहब को, जो उनके चेयरमैन हैं, उनको ज़रा बता दूँ कि पाबंदियाँ जो हैं वो इतनी जल्दी कैसे लग सकती हैं, जबकि एक पार्टी इतना वोट बैंक रखती है, सबसे बड़ी ऑपोज़िशन सियासी पार्टी है। और उसके अलावा एक और भी मसला है, और वो मसला जो है वो जब मसला बढ़ेगा तब बात करेंगे उस पे। तो ख़ैर ये पाबंदी जो है वो इसके हवाले से बातें हो रही हैं, और ये भी हो सकता है कि गवर्नर राज जिस तरह से लगे और अगला लाहे अमल उस गवर्नर राज के बाद केपीके के, ये भी हो सकता है कि इमरान खान की पार्टी को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये इतना इस हदफ को अचीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और वो चाहे नून लीग माने या ना माने, लेकिन वोट बैंक तो वाक़ई ही ज़्यादा है इमरान खान साहब का। और उसके अलावा तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुलाकातें अब बंद, अब कोई मुलाकातें नहीं होनी। और जो भी फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से या अदारे के हवाले से गलत और खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब हम जो है वो उसकी ऐसी की तैसी, अब हम उसके ज़बान जो है वो उसकी खींच ली जाएगी। लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, और दोबारा से इमरान खान साहब के लिए भी ज़हनी मरीज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ये तलाल चौधरी साहब ने किए। मैंने आपको बताया था कि रवायत तो पढ़ जानी है। कल मैं जलसे के लोगों का खिताब सुन रहा था जो कि पीटीआई के किया। उसमें मैंने ये भी सुना कि उन्होंने 2 लोगों को कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, जिसमें शाहिद खटक साहब ने जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब, और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ-साथ अता तारड़ साहब को कुत्ते के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये 2 कुत्ते हम पर छोड़े गए हैं। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने हमारी तरबियत ऐसी नहीं की कि हम गाली दें। अगर आपकी तरबियत ऐसी नहीं थी, तो फिर आज ख्वाजा आसिफ साहब को और अता तारड़ साहब को गाली क्यों दे रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं है, यानी कि ये भी शो करवाना चाहते हैं कि सोशल मीडिया है, बेलगाम है, जो मर्ज़ी कहते रहो, और दूसरा आपे से बाहर भी हो गए तो ये गलत चीज़ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी जो है वो कुत्ते के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये स्पेस बढ़ गई है। जब से फिर ज़हनी मरीज़ के लफ्ज़, पहला अटैक तो इमरान खान साहब ने किया ना, ज़ाहिर-सी बात है कि अब आप किसी को ऐसे ही बैठे हुए ज़हनी मरीज़ कह देंगे, आप कह देंगे पागल आदमी है, इन्ना की गल करनी है तो है ही पागल है। तो मतलब मैं पंजाबी में कह रहा हूँ, तो अगर आप किसी के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो आगे से आपको कुछ तो कहेगा। और जब उन्होंने कुछ कह दिया, अब ये नहीं मैं यहाँ पे डिफेंड कर रहा कि ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, या उनका है या इनमें लिखा या नहीं, मैं इस पे बात कर रहा, मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जब जवाबी वार आया तो वहां से कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, फिर उसके बाद कुत्तो कुत्ती हो गए। और ये अब इतना बढ़ गया है कि अब हम सियासत में, यानी कि ऑन एयर हम गालियां भी निकाल रहे हैं, अवाम को हम ये सबक दे रहे हैं, ये लेसन दे रहे हैं अवाम को, हमारी अवाम के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो खैर आपने भी ये सीखना है आगे, चूंकि अब किसी को कुत्ता, बिल्ला, ज़हनी मरीज़ ये कहना अब आम हो गया है। मैं हरगिज़ ये कहूँगा कि आपका किसी के साथ कोई सियासी इख्तिलाफ़ है, आपका किसी के साथ कोई भी किसी किस्म का इख्तिलाफ़ है, आपको लगता है कि फ़ौज के साथ आपका इख्तिलाफ़ है, तो आप दलाइल के साथ बात करें, आप गालियों पे क्यों उतरते हैं? आप जो है वो अवाम को क्यों ये मैसेज देते हैं कि एक-दूसरे को गाली देना शुरू कर दो? तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हमारे बहुत सारे फ़ौजी अफ़सरान और फ़ौजी एहलकारान जो हैं वो दोस्त हैं, और वो कहते हैं कि जब हम ड्यूटी पे खड़े होते थे पहले, जब इमरान खान ने ये बयानिया नहीं अपनाया था फ़ौज के खिलाफ, तो लोग हमें सैल्यूट करके गुज़रते थे। लेकिन अब वही लोग जो हैं वो हमें गाली देकर और हमसे नफ़रत की निगाह से जो है वो हमें देखकर गुज़रते हैं। तो ये क्यों हो रहा है?
ये किस लिए हो रहा है? यानी सियासी इंतकाम ही हुआ ना। इमरान खान साहब भी 2018 में इसी तरह से आए हैं, किसी से डगी-छुपी बात तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरह के मामलात करें तो फिर हम कौन पूछेगा इस चीज़ को? खैर हमने मैसेज देना आम कर दिया है कि जी गाली दो, ज़हनी मरीज़ को, पागल को, कुत्ता को, जो मर्ज़ी को, चलता है जी। अब ये सियासत इस तरफ चल पड़ी है। तो ख़ैर इससे आगे ज़रा बात करते हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब के अज़ाज़ में उनका चीफ़ ऑफ डिफेंस नोटिफ़िकेशन आने के बाद जुमे के रोज़ आज अज़ाज़ी तकरीब की गई जीएचक्यू में और वहाँ पर उन्होंने तीनों फ़ोर्सेस के जो अफ़सरान या जो एहलकारान थे, उनके साथ खिताब की। अब मैं ज़रा इसमें मज़ीद डिटेल ऐड कर दूँ कि ये जुमे के रोज़ सीडीएफ का नोटिफ़िकेशन शाये हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये शाये होना है, नहीं होना, अंदरूनी कोई लड़ाई चल पड़ी है पता नहीं, यानी कि फ़ेक न्यूज़ेज़ क्रिएट की जा रही थी। जिसके बाद ये शाये किया गया और फ़ील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ़ ऑफ डिफेंस मुकर्रर हो गए और समरी सदर ज़रदारी की जानिब से मंज़ूर कर ली गई। उसके बाद ये बेसिकली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जो है उसे ख़त्म करके उसकी तमाम पावर्स जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस के पास चली जाएंगी और इसके अलावा जो है वो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है फौज में कि इससे पहले हमने 1970 के बाद जो है वो कभी देखा ही नहीं इस तरह का मामला और फील्ड मार्शल ने वहां खड़े होकर जो खिताब किया बड़े दबंग तरीके से उन्होंने भारत को जवाब दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पिछली दफा जब उन्होंने हम पर हमला किया और हमने उनको जवाब दिया तो इतना सख्त नहीं दिया, हालांकि हमने S-400 गिरा दिया, हालांकि हमने उनकी एयर बेसिस तबाह कर दी, हालांकि हमने उनको नाको चने चबवाए, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि इस दफा हम इससे भी ज्यादा सख्त आपको जवाब देंगे और आपको इस ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि आप हो कौन और आपकी औकात क्या है। तो ये मोदी साहब को जरा समझ लेना चाहिए कि वो बार बार इस चीज पर जोर देते हैं कि अगर तुम लोगों ने दोबारा कोई हरकत करने की कोशिश की तो आप लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। और शायद कि एक सिपा सलार को ऐसा ही होना चाहिए। हमने माजी में बहुत देर हो गई, हमने कभी किसी को देखा ही नहीं था, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि वो इतना खुलकर इतना सख्ती से बोलता हो भारत के खिलाफ। बल्कि इवन के जनरल बाजवा के खिलाफ तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि वो हमें बिठाकर ये कहते थे कि हमारी ये टैंक, तोपें, बंदूकें जो है ना, ये सब कुछ अब बंद है और इसके लिए हमारे पास तेल भी मौजूद नहीं है और ये खंडरात बन चुके हैं, हम इनको चला भी नहीं सकते। लेकिन जब फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब ये जितना अप्रिशिएट करेंगे वो कम है, क्योंकि उन्होंने वो बंदे जिन्होंने हमें जो है वो 1971 की जंग के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि हमने तुम लोगों को हराया हराया हराया, मारा पीटा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा तगड़ा बंदा खड़ा हुआ जिसने उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की और उनको ऐसा मजा चिखाया कि जहाज अंदर भी जाते हैं, प्लानिंग भी उनकी होती है और वो जाकर तबाह भी करके आ जाते हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ उंगली डाल के मुंह में बैठा रहता है और देखता है कि अब क्या करना है। और उसके अलावा उनकी फौज इतनी मजबूर हो गई थी, उनके सरबराह इतने मजबूर हो गए थे कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे कि हमारा नुकसान आखिर कितना हुआ है। तो ये एक अजाज है उनके लिए, उन्होंने फाते हैं एक जंग के। लेकिन सियासी इख्तलाफ, किसी किस्म का भी इख्तलाफ, मैं बार बार कहता हूँ कि उस पर दलाइल के साथ बात करें, गालम गलोच के साथ बात ना करें। गालम गलोच के साथ गुस्सा आता है और गुस्से से मजीद मामला खराब होते हैं। तो हमने मामला खराब नहीं करने, बल्कि हमने आगे चलना है। तो खैर डक्की भाई की दास्तान सब सुन चुके हैं कि किस तरह से एनसीसीआईए के अफसरान उसको मारते हैं और तशद्दुद करते हैं और उसके अलावा एक 8 से 9 मिलियन सब्सक्राइबर, उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर रखने वाले शख्स के साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि उसकी फैमिली को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं या उसको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर खुदकुशी ही बेहतर हाल है। लेकिन उसके बाद एक बड़े भाई की एंट्री होती है और वो बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि MI, वो कॉल उनके मैंने पूरा सुना, ISI तो नहीं, MI के शायद वो बता रहे थे कि उन्होंने आकर हमें बचाया और उन्होंने कहा कि आप बस हमें इंफॉर्मेशन दे दो और उसके बाद फिर हम इनका हल करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से सूरत हाल बदली बदलते बदलते वो सूरत हाल उन्हीं एनसीसीआईए के अफसरान के खिलाफ पड़ गई जिन्होंने इल्जाम है डिक्की भाई का कि उनसे $3.25 लाख बटोरे और उसके अलावा 90 लाख रिश्वत तलब की और कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है कि एनसीसीआईए के अफसरान ने ऐसे किया। हमारे पास ऐसी मिसालें पड़ी हैं और फैसलाबाद में भी ऐसी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं कि जिसमें एक शख्स को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसके सांस लेने की भी रिश्वत मांगी जाती है।
तो खैर ये चंद एक काली भेड़ें होती हैं अफसरान में और अदारों में। पूरा अदारा तो नहीं हम खराब कह सकते कि सारे का सारा एमसीसी अदारा खराब है, ये सारे का सारा एफआईए खराब है, ये सारा का सारा फलाह अदारा खराब है। पुलिस में काली भेड़ें होती हैं, एनसीसीआईए में काली भेड़ें हैं, तो इनका एहतसाब होना चाहिए। और अब खबर ये भी हाथ लग रही है कि जितने भी लोग आईएसआई का, एमआई का, आईबी का नाम लेकर रिश्वत बटोरते हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो एनसीसीआईए में है, चाहे वो एफआईए में है, जिस भी अदारे के साथ उनका ताल्लुक है, अब उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा और ऐसे लोगों के नासूर से हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हमारे मुल्क पाकिस्तान के पाक अदारों को पाक किया जाएगा। तो एक अच्छी काविश है कि अगर हम ये देख रहे थे कि हमारी पुलिस फेल हो चुकी, सहाफी पीछे पढ़ पढ़ के फेल हो चुके, हुकूमत आईजी मुअत्तल कर लें, मुअत्तल कर लें, मुअत्तल होने के बाद फिर दोबारा वापस आ जाते हैं और ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला इतना शिद्दत इख्तियार कर चुका था कि हर बंदे को यही पता था कि मुअत्तल ही होने, मुअत्तल होने के बाद और क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे, अब तो फिर दोबारा से बहाल हो जाएंगे, अब तो फिर तनख्वाहें दोबारा से मिल जाएंगी। तो अगर आईएसआई, एमआई या आईबी इसके पीछे पड़ी है तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के नासूर से पाकिस्तान को साफ किया जाएगा। मुझे भी यही लगता था कि अब ये हमारी हुकूमत जो है ना, इसके बस से, या हमारी जो पंजाब पुलिस के आईजी हैं, ये इस तरह के हैं, इनके बस से बाहर गेम हो चुकी थी। तो खैर अदारों को बेहतर रखना भी एक पॉलिसी है और अदारों को बहादुरी के साथ चलाना और इंसाफ के साथ चलाना भी एक अच्छी पॉलिसी है और इसके साथ ही पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। और मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल भी ऐड करना चाहता हूँ कि जबकि डकी भाई वापस आ चुके हैं, जबकि मामला तभी जो है वो केस में से फारिग हो जाएंगे या फर्दर हो जाते हैं, वो अदालतें जानती हैं, जज साहिबान जानते हैं, लेकिन वो अफसरान कहाँ पे हैं जिन्होंने इनसे रिश्वत ली थी, और वो अफसरान जो है वो अभी मंजर आम से गायब क्यों है? उनको भी तो सामने लाएं, उनका भी तो एहतसाब सबके सामने होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये 6 से 7 अफसरान थे जिन्होंने रिश्वत तलब की, चाहे वो आईओ था, चाहे वो दीगर आगे थे, उन सब का एहतसाब होना चाहिए और सबको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।